हेलो मित्रों, आर्यन सिविल क्लासेस में आप सभी लोगों का अपना स्वागत है। मैं राजाराम सत्यार्थी। देखिए, कुछ छात्र हमसे ये बात कह रहे थे कि सर आप पॉलिटिक का पूरा वीडियो बना करके डाल दीजिए। तो आइए मैं आप लोगों को बात को मान करके मैंने पॉलिटिक का स्टार्टिंग से ही वीडियो बनाना प्रारंभ किया है संवैधानिक इतिहास से। मैं संवैधानिक इतिहास, फिर उसके बाद संवैधानिक इतिहास समाप्त करने के बाद पुनः संविधान सभा पढ़ेंगे। उसके बाद संविधान सभा पढ़ने के बाद हम लोग अनुसूचियाँ पढ़ेंगे। अनुसूचियाँ पढ़ने के बाद स्रोत पढ़ेंगे। स्रोत पढ़ने के बाद प्रस्तावना पढ़ेंगे। उसके बाद भाग 1 पढ़ेंगे, भाग 2 पढ़ेंगे, भाग 3 पढ़ेंगे। ऐसे पकड़ के हम लोग क्या करेंगे, पूरा पॉलिटी पढ़ जाएंगे। तो आइए, आप लोगों ने कहा है तो मैं आप लोगों के अनुसार ये संवैधानिक इतिहास लेकर के आज उपस्थित हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये अच्छा लगेगा और मैं पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों को कि समझा लूँ। तो आइए, हमारा टॉपिक होगा भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास के अंतर्गत हमको देखना है और याद रखेंगे कि वर्तमान समय का जो संविधान आप लोग देख रहे हैं, यह संविधान एक दिन का परिणाम नहीं है, यह बल्कि कई सौ वर्षों का लगातार अथक प्रयास का यह परिणाम है। भारत में जो संविधान की नींव पड़ी, यह संविधान की नींव ब्रिटिश सरकार के समय से ही पड़ी। जब भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लोग आए, उसी समय से भारत में संविधान की नींव पड़ गई थी। हम संवैधानिक इतिहास को 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन भारत। देखेंगे यहाँ पर ईस्ट इंडिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यहाँ पर कंपनी होगा, कंपनी के अधीन भारत, जो 1773 से लेकर के 1853 तक है। दूसरा पढ़ेंगे हम लोग ब्रिटिश क्राउन के अधीन भारत, जो 1858 से 1947 तक है। अब देखेंगे ऐसा हम क्यों डिवाइड करके पढ़ेंगे, तो याद रखिएगा, स्टार्टिंग समय में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी व्यापार करने के लिए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन व्यवस्था चलता रहा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन व्यवस्था भारत में कैसा रहा, उस व्यवस्था को हम लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन का बागडोर ब्रिटिश सरकार अपने हाथ में ले ली, तो उस समय भारत का शासन व्यवस्था कैसा रहा, भारत का सिचुएशन कैसा रहा, उस काल को हम लोग पढ़ेंगे। तो इस आधार पर हमने बताया है आप लोगों को कि भारत के संवैधानिक विकास को हम 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। जिस आधार पर मैंने बताया है कि पहला पढ़ेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन भारत, दूसरा पढ़ेंगे ब्रिटिश क्राउन के अधीन भारत। अब देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन भारत जो है आपका, ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1853 के चार्टर एक्ट के तहत यहाँ तक हम पढ़ेंगे। यहाँ तक ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहा भारत में। तो पहला पढ़ेंगे हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, या रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधीन भारत में क्या सिचुएशन था। फिर दूसरा पढ़ेंगे एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। उसके बाद पढ़ेंगे पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तत्पश्चात चार्टर एक्ट 1786। उसके बाद पढ़ा जाएगा चार्टर एक्ट 1793।
उसके बाद चार्टर एक्ट 1813, फिर चार्टर एक्ट 1833, उसके बाद चार्टर एक्ट 1853। मैं बताऊंगा आप लोगों को 1853 के बाद भारत में एक ऐसा घटना घटा जो ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से उखाड़ कर फेंक डाला। अर्थात ब्रिटिश सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से बुलाने पे मजबूर हो गई। वो घटना आपका था 1857 का विद्रोह, जिसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन व्यवस्था भारत से समाप्त हो गया और ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत की शासन व्यवस्था को ब्रिटिश सरकार डायरेक्ट अपने हाथों में लेकर के भारत की शासन व्यवस्था को संचालित करती है। जो ये काल पढ़ेंगे हम लोग, जो ब्रिटिश क्राउन के अधीन भारत के नाम से पढ़ा जाएगा, जिसके अंतर्गत पहला पढ़ा जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1858। उसके बाद पढ़ा जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1861। उसके बाद पढ़ा जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1892। तत्पश्चात पढ़ा जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1909। उसके बाद भारत परिषद अधिनियम 1919। उसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1935। फिर पढ़ेंगे अगस्त प्रस्ताव 1940। उसके बाद क्रिप्स मिशन 1942। उसके बाद पढ़ा जाएगा कैबिनेट मिशन 1946। उसके बाद अंत में पढ़ा जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन प्लान 1947। ये पढ़ा जाएगा। और जब ये हम लॉर्ड माउंटबेटन प्लान पढ़ेंगे और कैबिनेट मिशन पढ़ेंगे, तो जब कैबिनेट मिशन भारत आया था तो कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर ही, कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों को आधार बना करके भारत में संविधान सभा का गठन किया गया था, जो आगे पढ़ा जाएगा। आप देखिए, आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम पढ़ेंगे बारी बारी से, सभी चार्टर्स को पढ़ा जाएगा, लेकिन सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो पुनः मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए आइए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये भारत का जो संवैधानिक विकास है, भारत के संवैधानिक विकास से ही भारतीय संविधान की नींव पड़ी है। आपको देखने को मिलेगा, सबसे पहले हम पढ़ेंगे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट। लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से पहले हम ज़रा देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कैसे हुआ, ज़रा उसके बारे में हम लोग जानेंगे। याद रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो स्थापना हुआ था 1600 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत हुआ था। ज़रा ये देख लेंगे 1600 ईस्वी का चार्टर एक्ट, ज़रा इसके बारे में देखेंगे। 1600 ईस्वी का चार्टर एक्ट, 1600 ईस्वी का चार्टर एक्ट क्या है, तो मैं बताऊं आप लोगों को कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के साथ ही भारत के संवैधानिक इतिहास का या संवैधानिक विकास का प्रारंभ हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था। 31 दिसंबर 1600 को हुआ था। इंग्लैंड की जो महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी, इंग्लैंड की महारानी, इंग्लैंड की ये इंग्लैंड की महारानी
एलिजाबेथ प्रथम, एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को के आज्ञा पत्र पर सिग्नेचर करके ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्षों के लिए इन पूर्वी एशियाई देशों पर व्यापार करने की आज्ञा पत्र जारी कर दिया। तो मैं बताऊं आप लोगों को, ये 15 वर्षों के लिए जारी किया गया था। 15 वर्षों के लिए, ये 15 वर्षों के लिए आज्ञा पत्र जारी किया गया था, आज्ञा दिया गया था। इसके साथ साथ ये भी याद रखेंगे, कंपनी की स्थापना जो हुआ था, कंपनी की स्थापना में 30,133 पाउंड धनराशि निवेश की गई थी। कितना? 30,133 पाउंड धनराशि निवेश की गई थी, निवेश की गई थी। और मैं बताऊं कि इसमें 217 व्यापारी थे, 17 व्यापारी थे, 217 व्यापारी अर्थात भागीदार थे, जिन्होंने मिलकर के 30,133 पाउंड धनराशि निवेश किया था। इसके साथ साथ कंपनी के जो कंपनी का जो संचालन था, कंपनी के शिखर पर एक गवर्नर, एक उप गवर्नर तथा 24 अन्य सदस्यों को मिलाकर के एक नाम दिया जाता था, गवर्नर और उसकी परिषद। गवर्नर और उसकी परिषद की संज्ञा उनको दी गई थी। मैंने बताया है कि कंपनी के शिखर पर गवर्नर, एक उप गवर्नर एवं 24 अन्य सदस्य होते थे, 24 अन्य सदस्य होते थे, जिनको गवर्नर एवं उसकी परिषद की संज्ञा दी गई। याद रखेंगे, गवर्नर और उसकी परिषद की संज्ञा उसको दी गई। किनको? जिसमें कंपनी के शिखर पर गवर्नर, एक उप गवर्नर और 24 अन्य सदस्य होते थे, जिनको सामूहिक रूप से एक नाम दिया गया था, गवर्नर एवं उसकी परिषद की संज्ञा दी गई थी। इसको याद रखेंगे। एक बात मैं बताऊं आप लोगों को, इस कंपनी की जो स्थापना किया गया था, कंपनी का प्रारंभिक नाम ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं था। कंपनी का जो प्रारंभिक नाम था, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज नाम था। जरा देखिएगा, कंपनी का जब स्थापना किया गया था 1600 ईस्वी के अंतर्गत, तो कंपनी का जो प्रारंभिक नाम था, प्रारंभिक नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग into the East Indies, into the East Indies, East Indies
याद रखेंगे कंपनी का प्रारंभिक नाम ये था, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। इस कंपनी का प्रारंभिक नाम था, किस कंपनी का? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का। फिर आगे चल कर के मैं बताऊं आप लोगों को, पुनः आगे चल कर के इस कंपनी का नाम बदल दिया गया। कारण क्या रहा? कुछ नई कंपनियां आईं, इन कंपनियों का दावा था कि हम भी व्यापार करेंगे इन पूर्वी एशियाई देशों में, जिसमें न्यू कंपनी भी आई थी, कई सारी कंपनियां थीं। तो वे कंपनियां घाटी में जाने लगी। जब घाटी में जाने लगी, अर्थात घाटे में कैसे गई, तो याद रखिएगा, मान लीजिए 20 रुपये के सामान को वे 30 रुपये में खरीदते थे, 40 रुपये में खरीदते थे। और ये ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी, ये 20 रुपये के सामान को 10 रुपये में, 15 रुपये में खरीदती थी, तो इसको फ़ायदा होता था। और जब ये न्यू कंपनी आई थी, एक कंपनी का नाम था न्यू कंपनी, और भी सारी कंपनियाँ थीं जो वस्तु के प्राइस से कई गुना दाम में खरीदते थे, जिससे क्या हुआ, इन कंपनियों को काफ़ी नुकसान हुआ। जब नुकसान हुआ तो ये कंपनियां, पुरानी वाली जो कंपनी थी जिसका नाम था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, में अपने आप को विलय कर दी, एक दूसरे में आकर मिल गई। जब मिल गई तो उस कंपनी का, जो गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज जो नाम था जिस कंपनी का, अब उस कंपनी में आकर मिल गई, तो इस कंपनी का नाम बदल गया, क्योंकि कई सारी कंपनी हो गई, तो इसका नाम रखा गया द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज पड़ गया। क्या पड़ गया? अब इस कंपनी का नाम बदल गया, इस कंपनी का नाम रखा गया बदल करके द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज नाम पड़ गया। याद रखिएगा, इस कंपनी का नाम याद रखना है आपको कि ये जो पुरानी वाली कंपनी थी, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, इस कंपनी का नाम बदल दिया गया। और इस कंपनी का नाम ये जो 1700 समथिंग में रखा गया, 1708-9 ऐसे करके रखा गया था, द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। पुनः यह कंपनी इसी नाम से जानी जाती थी। पुनः आगे चल करके इस कंपनी का नाम इतना बड़ा हो गया था कि लोगों को इस कंपनी का नाम लेने में दिक्कत होने लगा। काफ़ी लंबा नाम होता था इस कंपनी का नाम, तो इस कंपनी का नाम शॉर्ट किया गया। यह शॉर्ट जो किया गया था 1833 के चार्टर एक्ट के तहत इस कंपनी का नाम रख दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी। 1833 में इस कंपनी का नाम पड़ा था ईस्ट इंडिया कंपनी। याद रखेंगे 1833 में इस कंपनी का नाम बदल दिया गया, छोटा कर दिया गया, और इस कंपनी का नाम रखा गया ईस्ट इंडिया कंपनी रखा गया था। अब ये देखिए, ये कंपनी भारत के साथ साथ पूर्वी एशियाई देशों में व्यापार करती रही।
फिर आगे चल कर के 1726 का चार्टर एक्ट आया था। तो आइए ज़रा देखते हैं कि 1726 का चार्टर एक्ट क्या है, इसके बारे में अभी हम लोग जानेंगे। अभी आप लोग इसको तुरंत स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद मैं इसको मिटाता हूँ, उसके बाद आगे पढ़ते हम लोग हैं। चलिए आइए, ये रहा आपका 1600 ईस्वी का चार्टर एक्ट था, जो 1600 ईस्वी के चार्टर के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना किया गया था। जो मैंने बताया है आप लोगों को, इंग्लैंड की जो महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी, उन्होंने 15 वर्षों के लिए इस कंपनी को इन पूर्वी देशों में व्यापार करने की आज्ञा पत्र जारी कर दिया था, जिसमें 30,133 पाउंड धनराशि निवेश की गई थी। 217 व्यापारी यानी कि भागीदार थे लोग, जिसको जो कंपनी के जो शिखर थे, शिखर पर गवर्नर, एक उप गवर्नर, 24 अन्य सदस्य, जिनको गवर्नर एंड उसकी परिषद के संज्ञा दिया गया था। और ये आपको मैंने जस्ट अभी बताया है कि ये कंपनी का सबसे पुराना नाम ये है गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। पुनः आपका 1708 या 9 में इस कंपनी का नाम बदल करके द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज कर दिया गया। और उसके बाद आगे चल करके 1833 के चार्टर एक्ट के तहत इस कंपनी का नाम बदल करके ईस्ट इंडिया कंपनी कर दिया गया था। आइए हम आगे देखते हैं। देखिए, हमको देखना है 1726 का चार्टर एक्ट। ये 1726 का चार्टर एक्ट या राजलेख, चार्टर एक्ट या राजलेख। देखिए 1726 का राजलेख क्या है, इसके बारे में हमको जानना है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी जब शासन कर रही थी, अभी शासन करने का उद्देश्य नहीं था, उसका उद्देश्य था व्यापार करने का, तो अभी व्यापार कर रही थी। तो 1726 में 3 प्रेसिडेंसियाँ थीं, मद्रास, बंगाल और बम्बई। ये जो 3 प्रेसिडेंसियाँ थीं, मद्रास, बंगाल एवं मुंबई प्रेसिडेंसी, मुंबई, ये जो तीनों प्रेसिडेंसियाँ थीं, ये तीनों प्रेसिडेंसियाँ एक दूसरे के अधीन थीं, लेकिन इन तीनों प्रेसिडेंसियों को एक दूसरे से स्वतंत्र कर दिया गया। मद्रास प्रेसिडेंसी मद्रास के लिए नियम कानून बनाएगी, विधि बनाएगी। बंगाल प्रेसिडेंसी बंगाल के लिए नियम कानून बनाएगी, और मुंबई प्रेसिडेंसी मुंबई के लिए नियम कानून बनाएगी। अर्थात तीनों प्रेसिडेंसियों को अपने अपने प्रेसिडेंसी के लिए नियम कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। चूँकि यह नियम कानून पहले इंग्लैंड में स्थित जो निदेशक बोर्ड थी, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थी, पहले नियम कानून वही बनाती थी। लेकिन क्या किया गया, 1726 के राजलेख के तहत इन तीनों प्रेसिडेंसियों को एक दूसरे से स्वतंत्र कर दिया गया, और तीनों प्रेसिडेंसियों को अपने अपने प्रेसिडेंसी के लिए नियम कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। जो इससे, इस अधिनियम से पहले, इस राजलेख से पहले, इन तीनों प्रेसिडेंसियों के लिए नियम कानून इंग्लैंड में जो स्थित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थी, निदेशक मंडल थी, वो बनाती थी। ये 1726 का काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट था। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस अधिनियम के तहत या किस राजलेख के तहत मद्रास, मुंबई और बंगाल, इन तीनों प्रेसिडेंसियों को एक दूसरे से स्वतंत्र कर दिया गया। तो याद रखिएगा,
1726 के तहत। दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 1726 के चार्टर एक्ट के तहत इन तीनों प्रेसिडेंसियों को नियम कानून बनाने का अधिकार पहले किसमें निहित था? तो आपको जवाब देने होंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में निहित था, जो इंग्लैंड में स्थित होती थी। और मैं उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर जहाँ भी अगर आपको दिक्कत समझ में आ रही हो तो आप कमेंट के नीचे कमेंट करके आप ज़रूर बताएंगे, और मैं उस कमेंट को पढ़ करके आपके समस्या का समाधान नेक्स्ट वाली वीडियो में बताऊंगा। इसी के साथ मैं आपको आपके उज्जवल भविष्य का कामना करता हूं। धन्यवाद।